be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जैसे आपने जब थंबनेल पे क्लिक किया होगा तो आपने पुतिन को उनके हाथों में पॉपकॉर्न का एक बकेट और उसमें पॉपकॉर्न खाते हुए जरूर देख लिया होगा। वैसे ही इस पूरे वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि आप पॉपकॉर्न ही खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1-2 दिनों के अंदर, एंड आई विल सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा डेनमार्क और बाकी 7 अदर यूरोपियन नेशंस पे, जिस तरीके से वो डेनमार्क के साथ में अभी खड़े हैं एंड डेनमार्क को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूएस एग्रेशन दिखा रहा है कि हम ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर लेंगे, और उसके बाद में काफी सारे स्टेटमेंट भी आते हैं यूरोपियन यूनियन जो नेशंस हैं उनके द्वारा, जहां पे साफ साफ ये कहा जाता है कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ के थ्रेट्स थे और ये जो टैरिफ लगाया गया उसको एक तो वो रिजेक्ट करते हैं, और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि जो डेनमार्क की सॉवरेनिटी है, यानी डेनमार्क ये डिसाइड करेगा कि उनके लिए क्या बेहतर है, यानी ग्रीनलैंड के लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो कहां जाना चाहते हैं। क्या वो यूएस के द्वारा ओन होना चाहते हैं, क्या वो यूएस या अमेरिकन बनना चाहते हैं, क्या वो यूएस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सब डिसाइड करेंगे डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड के लोग, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर आता है। और फिर इन स्टेटमेंट के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आता है मंडे को, टाइम इज अप, इट विल बी डन, यानी ग्रीनलैंड को कुछ भी हो जाए हम लेके रहेंगे। एंड देन आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, इट्स टाइम इट विल बी डन। ट्रंप ने फ्रेश वार्निंग इशू की थी टू डेनमार्क आफ्टर जॉइंट ईयू स्टेटमेंट ओवर ग्रीनलैंड, नाउ इट्स अ टाइम। और उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट लिखा। और फिर मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे आप इनकी टैक्टिक्स को समझिए। जब आप एक बार आप पैटर्न समझने लग जाएंगे तो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आप ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप ये समझिए करते क्या है, पहले आपको प्रेशराइज किया जाएगा वर्ड्स की वजह से जो आएंगे ट्रूथ सोशल के ऊपर, देन उसके बाद में ये आपको धमकी देंगे टैरिफ की। और मैं बार बार कह चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं, एक टी जब आता है तो दूसरा टैरिफ लेके आता है, यानी दूसरा टी लेके आता है। तो पहले वर्ड से आपको प्रेशराइज करेंगे, फिर टैरिफ की धमकी से करेंगे, फिर उसके बाद में आपको मिलिट्री प्रेशराइज करेंगे। इस तरीके से इनका पैटर्न आपको देखने को मिलता है, और यही हो रहा है, राइट। अब इंडिया के साथ में भी पहले वर्ड्स का खेल हुआ, ठीक है। और वर्ड्स का खेल कब, जब आप इनकी बात ना मानो, आप इनकी ईगो को परसुएट, इनकी ईगो को मसाज ना करो, तब वर्ड्स का खेल। देन उसके बाद में टैरिफ का खेल। अब यहां तक तो आ चुकी है बात। अब आप बोलोगे सर इंडिया पे क्यों नहीं अटैक कर सकते, इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की काफी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बट अगेन मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। बट कोशिश तो वो भी कर रहे थे, लेकिन इंडिया पे अटैक करना इतना आसान होता तो फिर तो हर कोई अटैक करके चले जाता, राइट। और आपको समझना भी पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। हमारे पास पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम एक ऐसी लोकेशन पे खड़े हैं जहां पे हम आने वाले टाइम पे इंडो पैसिफिक में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। फिर यूएस ये भी सोचता है कि मुझे चाइना को कैसे काउंटर करना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि नेटो डेनमार्क को 20 साल से कह रहा है कि जो रशियन थ्रेट है उसको आप दूर रखिए ग्रीनलैंड से। आप हर एक वो कोशिश कीजिए जिससे कि आप जो रशियन थ्रेट हमें देखने को मिलता है इस आर्कटिक रीजन में या ग्रीनलैंड के आसपास, उसको हटाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली डेनमार्क ऐसा करने में नाकामयाब रहा है। नाउ इट इज टाइम एंड इट विल बी डन। मतलब अब वो समय आ चुका है जब ये चीज हमें करनी पड़ेगी, और हम ग्रीनलैंड पे ये करके रहेंगे, मतलब ग्रीनलैंड को हम लेके रहेंगे। और वहीं पे फिर आर्टिकल पब्लिश होते हैं कि किस तरीके से वो रशियन थ्रेट की बार बार बात कर रहे हैं। और हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि ये एक तरीका होता है जिससे आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब वेनेजुला पे इन्होंने अटैक किया, पहले पहले बॉम्बिंग करी, फिर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, और फिर वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, उससे पहले इन्होंने क्या क्या एक जस्टिफिकेशन निकाला। डायरेक्टली अगर वॉर करने जाते तो कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ता, और वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डिले हो सकता था उस प्रोसेस के अंदर, और आप राइट टाइम पे एप टाइम पे एक्शन नहीं ले सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेनेजुला की जो रजीम थी या फिर जो निकोलस मदुरो थे उनको एक तो क्रिमिनल बता दिया, फिर उनकी रजीम को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, उनको ड्रग कार्टेल का हेड कर दिया, और लड़ाई बता दी कि हम ड्रग कार्टेल को जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपने बोट्स पे अटैक किए, ना तो आपने विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करी, ना आपने कभी ड्रग सीज किया उसके बारे में बात करी, कुछ भी आपने प्रूफ नहीं दिया। आप बस अटैक पे अटैक, प्लान पे प्लान, एयर स्ट्राइक्स पे एयर स्ट्राइक्स करते रहे, और आपने कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास में सबूत नहीं थे। आपका इंटेंशन कुछ और था, वो आपने किया और आप कर चुके हो। और अब जो ब्यूटीफुली ट्रांजिशन किया है वहां के प्रेसिडेंट के बेसिस पे, तो आपने जो हक लेना था वो ले लिया। बट यहीं पे तो ऐसा वो कर रहे हैं, अब वो ईरान के साथ भी ऐसा करेंगे। और मैंने कहा है कि ये जो इन्होंने बोला ना कि मैंने एयर स्ट्राइक रोकी है, ये डिल्यूजन है। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं, मैं दोबारा बात कर रहा हूं। और
आई डोंट नो, मतलब अब आप बोलेंगे कि कहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसा तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, बट आई फील समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन 10 to 15 days. डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन, स्पेशली फ्रॉम यूएस साइड ऑन ईरान, राइट, और कॉम्प्रहेंसिवली 360 डिग्री तरीके से आप देखने को मिल सकता है. तो उसके बाद में यूरोप साफ साफ ये कहता है कि ये डेंजरस सिचुएशन की तरफ जा रहा है जो आप हम पे टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हो. और मेरे को एक चीज बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम डेनमार्क को बार बार कह के थक गए कि ग्रीनलैंड ने कुछ नहीं किया रशियन थ्रेट के लिए, अब पहली बात तो यहां पे आप देखेंगे रशियन प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं है. हालांकि हां, ये कहा जाता है कि रशिया जो है मिलिटराइजेशन कर रहा है आर्कटिक रीजन की, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट बात यहां पे ये है कि आपने भी तो ग्रीनलैंड के साथ में 1951 में एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था. आपको अगर मिलिट्री बेसिस खोलने तो खोलिए, आपको अगर ट्रूप स्टेशन करने तो करिए, आपके पास में वो ऑप्शन था ना, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? यही मैं कह रहा हूं, इसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं और इनको कोई चैलेंज ही नहीं करता. अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आया जहां पे इन्होंने ये कहा, मतलब हालांकि काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, बट 1951 के उस एग्रीमेंट के वजह से आप अपनी ट्रूप स्टेशन करो, आप अपने बेसिस खोलो, अगर रशियन थ्रेट आएगा तो आपके ट्रूप्स और आपके बेसिस इनफ है उनको हैंडल करने के लिए. ऐसा ही तो आपने मिडिल ईस्ट में कर रखा है ना, मिडिल ईस्ट में आपने पार्टनरशिप बना रखी है, उसकी वजह से आपने बेसिस बना रखे हैं. क्यों? क्योंकि आप सिक्योर कर सको इंटरेस्ट अपने मिडिल ईस्ट के अंदर, वैसे ही अपने सिक्योर आप ग्रीनलैंड में भी कर लीजिए, राइट. तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और ये तब आती हैं जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो, आप यहां से वहां पढ़ते हो एंड देन यू कनेक्ट द डॉट्स एंड दैट्स व्हाट आई डू इट फॉर यू, राइट. अब होता कहां से, सीन कहां से शुरू होता है? सीन शुरू होता है तीन मेजर डेवलपमेंट से. एक, पहली बात, जब ये सारे नेशंस अपनी ट्रूप्स को भेजते हैं ग्रीनलैंड और ये कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड के साथ में खड़े हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये नेशंस देखिए आप, ये ट्रूप्स भेज रहे हैं, ट्रूप्स पे कितने 50, और फिर लोग हंसने लग जाते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, अरे 50 ही तो ट्रूप्स भेजे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे या मिलिट्री को कैसे काउंटर करेंगे? वहां काउंटर करने की बात नहीं है, बात वहां है सिंबॉलिक. आप एक इशारा कर रहे हो, आप एक सिग्नल सेंड कर रहे हो कि वी आर स्टैंडिंग विद देम, दैट्स इट. आपका मकसद ये नहीं है कि आप कंफ्लिक्ट करने जाओगे और आपको लगता है कि यूएस जो है वो वहां पे जो फोर्सेस हैं वहां पे उनके ऊपर अटैक भी कर देगा. एक बार के लिए अटैक कर देगा तो उसकी भी डैमेज हो जाएगी, रेपुटेशन, नेटो की भी डैमेज हो जाएगी, नेटो खत्म हो जाएगा और उसका वेट तो रशिया कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नेशंस जो अभी जर्नी कर रहे हैं, ये जा रहे हैं डेनमार्क में, सॉरी ग्रीनलैंड के ऊपर, मुझे पता नहीं इनका पर्पस क्या है. एंड दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ आवर प्लैनेट. वाओ, प्लैनेट की बात आ गई. ग्रीनलैंड होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, लेकिन प्लैनेट पे बात लिया है ये. आप ग्रीनलैंड नहीं लिख देते, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड किस तरीके से वर्ड्स का खेला खेला जाता है. फिर रियलिटी में ये बात करते हैं कि जो ट्रूप्स के मूवमेंट है वो तो हमने इसलिए किया है कि हम इस पूरे रीजन के अंदर एक ऑपरेशन चला रहे थे, आर्कटिक एंड्योरेंस, जिससे हम सिक्योरिटी को बढ़ा सके. आप ही तो बात कर रहे हैं ना रशियन थ्रेट की, और हम तो आपके एलाइज हैं, हम तो नेटो के एलाइज हैं. ये चीज कोपेनहेगन और नेटो ऑफिशियल्स ने कही. रियलिटी तो ये है कि हम तो रशियन एग्रेशन की बात कर रहे हैं. तो एक तरफ आप डिफेंस जो एग्रीमेंट कर रखा है ग्रीनलैंड के साथ में, उसमें भी आप नहीं आ रहे. फिर उसके बाद में जब ये नेटो पार्टनर्स आपको बोल रहे हैं कि हम तो रशियन एग्रेशन को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, तब भी आप इसको नहीं मान रहे, राइट. और दूसरा, जब ग्रीनलैंड के अंदर, जो ग्रीनलैंड की न्यू कैपिटल और उसके आसपास का रीजन है, वहां पे काफी हजारों की तादाद में ग्रीनलैंडर्स आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं उनकी कॉन्सुलेट के सामने, जहां पे लिखा जाता है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, मेक अमेरिका गो अवे. इवन मतलब ग्रीनलैंडर्स चाहते ही नहीं है. तो आप उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करो ना. एक तो आपने इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर दिया वेनेजुला में, अब आप इन लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हो, अगेन आप एक और लॉ वायलेट कर रहे हो. तो फिर ट्रम्प डिसाइड करते हैं कि बात हो गया बहुत, प्रेशराइज हो गई बहुत, अब लाते हैं इकोनॉमिक प्रेशर को. और इकोनॉमिक प्रेशर में वो बोलते हैं कि फरवरी 1 से आपके ऊपर 10% टैरिफ लगाए जाएंगे, डेनमार्क और उसके साथ साथ में साथ इनके जो यूरोपियन एलाइज हैं. एंड उसके बाद में अगर फिर भी ये नहीं मानते हैं, फिर भी ये सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर जून से 25% टैरिफ हो जाएंगे. अब हालांकि ये टैरिफ जो है एक्चुअली में, अगर फरवरी 1 में 10% लगते हैं तो वो एक्चुअली में 10% नहीं होंगे, और जो जून में 25% तक पहुंचेगा तो 25% नहीं होंगे. उसकी रियलिटी में आपको बताऊंगा. लेकिन आप ये समझिए कि रशिया कैसे फायदा उठा रहा है. और इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पे रशिया के जो बाकी डिफरेंट लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो स्पोक्स वुमेन हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, या फिर रशियन फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, वो सब अब इसको मॉक कर रहे हैं. और मैंने वीडियो बनाया था, दे विल जस्ट शिट देयर पैंट्स एंड गिव अप ग्रीनलैंड, जहां पे उन्होंने हमें ह्यूमिलेट किया था, जहां पे ये कहे कि क्या आपको लगता है कि यूएस के ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे नेटो एलाइज. मतलब ये सरकाजम था बिल्कुल पूरी तरीके से. और इवन इन्होंने ये भी कहा कि अगर ग्रीनलैंडर्स जो हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको बचना है, तो वहां पे रेफरेंडम करा लीजिए, यानी वोट कर लीजिए, आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, देन वी कैन हैंडल इट, हम उसके बाद में देख लेंगे, राइट. आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो ये सब मॉकिंग चल रही है और इसमें मजा आ रहा है. जो यूएस और यूरोप का जो गेम खेलने को देखने को मिल रहा है ना ग्रीनलैंड के ऊपर, ये सब कुछ मजा ले रहे हैं रशिया और चाइनीज गवर्नमेंट जो है. तो इस टैरिफ के तहत डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके, नेदरलैंड, इनके ऊपर टैक्स लगता है.
राइट। और अभी 10% तक का इंपोर्ट टैक्स लगेगा, मतलब जो भी गुड्स इनके एलीज से आ रहे हैं उनके ऊपर 10% टैक्स लगाया जाएगा और फिर उसके बाद में 25% हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटली आपको यह देखना पड़ेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, हम पे जितना टैरिफ कोई लगाएगा तो हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, उसके तहत 15% तो ऑलरेडी है, मतलब ये 10 to 15% की रेंज में है, मतलब जब आप डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करोगे। बट मैं एवरेज बात कर रहा हूं कि एग्जिस्टिंग ड्यूटीज जो है अभी 15% तो लग रखी है, और अगर फरवरी 1 से 10% लगेंगी तो वो 25% हो जाएंगी, और अगर वो जून तक पहुंच गई तो वो 40% हो जाएगी। इस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और अगर आप देखेंगे कि यूएस कितनी ट्रेड करता है कंट्रीज विद फ्रेश टैरिफ्स, तो जर्मनी जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है 160.4 बिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट करता है 75.7, तो यहां पे भी जर्मनी का फायदा है। यूके जो है 68.2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है 79.5, तो यहां पे यूएस का फायदा है। फ्रांस में आप देखेंगे तो फ्रांस का फायदा है, ऐसे नेदरलैंड में आप देखेंगे तो यूएस का फायदा है। इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स हैं। और यूएस और यूके के बीच में अगर आप ट्रेड की बात करें तो दैट इज 1.6 ट्रिलियन डॉलर, और ये पूरी तरीके से इफेक्ट होने वाली है इन टैरिफ के टर्म्स में भी। तो करंटली जहां पे यूएस ऑलरेडी उनके साथ में एक डिफेंस ट्रीटी है 1951 के हिसाब से, इवन पिथोफिक स्पेस बेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है मिसाइल वार्निंग के लिए, मिसाइल डिफेंस के लिए, या स्पेस का सर्विलेंस करना हो, हर एक किसी के लिए। लेकिन फिर भी ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि मुझे तो कंप्लीट और टोटल परचेस करनी है ग्रीनलैंड की, और उससे कम मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद में ईयू जो स्टेट्स हैं वो कंडेम भी करते हैं और रिटेलिएशन की भी बात करते हैं कि हम भी आपको जवाब देंगे। अब जहां पे अलग अलग, इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि ना तो कोई डर और कोई थ्रेट हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, ईयू जो है वो फर्म रहेगा इन डिफेंडिंग इंटरनेशनल लॉ, ये एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा। स्वीडन के जो है वी विल नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी ब्लैकमेल्ड, इस तरीके से अलग अलग कमेंट पास हुए। वहीं पे जो इटालियन पीएम है जियोर्जा मेलोनी, वो कहती हैं कि ये जो यूएस टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं ओवर ग्रीनलैंड, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इवन यूके के पीएम स्टारमर ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करी कि ये जो स्टेप है इट कुड गो रॉन्ग एज वेल, क्योंकि हम आपके एलाइज हैं, हम आपके अगेंस्ट नहीं खड़े हैं। और हो क्या रहा है अब खुद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अरे देखिए इंडिया जितना हमें माल एक्सपोर्ट करता है उससे इंडिया को ज्यादा फायदा होता है, ना कि हमें, और उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है और इसलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूं। ना 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 ना, ये मत समझिएगा आप, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट बात यहां पे ये है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप के इंटेंशन है कि भाई अगर मुझे कोई टेरिटरी हथियानी है, मुझे अपनी बात मनवानी है, मुझे किसी नेशन को नेगोशिएशन टेबल पे लाना है, हर एक जगह मैं टैरिफ का इस्तेमाल करूंगा। तो आज के टाइम पे इसके लिए हर एक मतलब किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखिए, टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पावरफुल वेपन है, राइट? क्योंकि यूएस एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, वहां पे कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा है प्रोडक्शन से, फिर उसके बाद में आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है और इसी का फायदा उठाते हैं बाकी नेशन। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ही है, बहुत सारे नेशन है जो फायदा उठाते हैं, उसमें यूएस की भी गलती है, क्योंकि यूएस अब कंज्यूमर स्पेंडिंग मार्केट बन रहा है, कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन, लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है वहां पे, बात यहां पे ये हो रही है। और इन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को तो साफ साफ ये कह दिया कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ पीस की बात करूंगा, अब मैं पीस की बात नहीं करूंगा। मतलब कंसिडरिंग योर कंट्री, नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर को ये बोला कि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, मैंने 8 वॉर रुकवाई थी और अब मैं नहीं फील करता कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्योरली ऑफ पीस सोचूं। हाँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बट अब जो सही होगा, प्रॉपर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, वो किया जाएगा। डेनमार्क अपनी लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता रशिया और चाइना से, एंड व्हाई डू दे हैव अ राइट ऑफ ओनरशिप एनीवे? मतलब जब आप रशिया और चाइना से प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते तो आपके पास में ओनरशिप क्यों होनी चाहिए? ओनरशिप उसके पास होनी चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और ये चीज इन्होंने नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर को कही, तो पूरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको देखने को मिल रही है। ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे जो बोट लैंडेड है वो हजारों साल पहले से है, और हमारी बोट्स भी वहां लैंडेड है। एंड मैंने जितना किया है नेटो के लिए उतना तो किसी ने किया ही नहीं है। और वर्ल्ड जब तक सिक्योर नहीं है, जब तक मेरा कंप्लीट और टोटल कंट्रोल ग्रीनलैंड पे नहीं आता, थैंक यू। ये नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर को भी बोल रहा है। और फिर ईयू डिसाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से ऐसे स्टेप ले सकते हैं जिससे कि हम डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकें। और जब मैं एनालिसिस भी कर रहा था तो मैंने आपको बताया था दीज आर गोइंग टू बी 3-4 स्टेप्स, राइट? हालांकि मैंने ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं से पढ़े ही है, एनालिस्ट से देखा है, लेकिन वहां मैं बता रहा था कि अब अगर टैरिफ की वॉर होगी तो ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेड वॉर। और अब जो अगस्त में एग्रीमेंट होने वाला था, ईयू और यूएस की ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली थी, वो भी अब पुट ऑफ कर दी गई है। साफ साफ ये बोल दिया गया है कि इस स्टेज पे तो ये ट्रेड हो ही नहीं सकती। जहां पे बात क्या थी, जहां पे बात ये थी, यूएस और ईयू की ट्रेड डील होती है, जो भी अमेरिकन गुड्स ईयू के अंदर आएंगे उनके ऊपर 0% टैरिफ होगा, और ईयू के गुड्स जो अमेरिका में जाएंगे उसके ऊपर 15% टैरिफ होगा। लेकिन अब इसको होल्ड पे डाल दिया। तो एक वन ऑफ द रिटेलिएशन ये है, एक तो सबका स्टेटमेंट आना, सबका साथ खड़ा होना, और दूसरा फिर ये स्टेटमेंट आना
तो ये एक और रिटेलिएशन हो गया ईयू की तरफ से। और ट्रेड है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की दोनों के बीच में, वर्ल्ड के मतलब बिगेस्ट ट्रेड कही जाती है। और फिर चाइना और रशिया, ये साफ साफ ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ कह रही है, चाइना और रशिया मजे ले रहे हैं इसके, जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा अगर एलाइज के बीच में डिवीजन आता है तो। लेकिन फिर फ्रांस ईयू को अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमारा सबसे ताकतवर जो वेपन है वो हमें इस्तेमाल करना होगा, दैट इज एंटी कोएर्जन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा टूल, और कोएर्जन का मतलब जब आपको कोई फोर्स किया जा रहा है तो ऐसा टूल का इस्तेमाल करना जब आपको फोर्स किया जा रहा है उसको आप हैंडल कर सको या उसको काउंटर कर सको, दैट इज एंटी कोएर्जन इंस्ट्रूमेंट। ये 2023 के एक्ट के हिसाब से इसमें होगा क्या, इसमें बहुत सारे आप स्टेप ले सकते हो। जो पब्लिक टेंडर्स दिए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज को या यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को, वो नहीं दिए जाएंगे। बैंकिंग एक्टिविटी में जो यूएस कंपनीज का रोल है वो खत्म कर दिया जाएगा। डिजिटल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो बंद कर दी जाएंगी। और इसके बारे में मैंने बोला था इकोनॉमिक बजूका के बारे में, जहां पे जो यूएस गुड्स और सर्विसेज ईयू के मार्केट में आ रहा है तो आपने या तो टैरिफ लगा दिया, कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, आपने यूएस इन्वेस्टमेंट जो यूरोप में आ रहा है उनको खत्म कर दिया, और जो यूरोपियन गवर्नमेंट या यूरोपियन लोग जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेस कर रहे थे उस पर आपने बैन लगा दिया। ये सारी चीजें आप करते हुए पाए जाओगे। लेकिन क्या इतना आसान है? जो मैंने पहले भी बताया था, पहली बात तो जितनी भी सरकारें हैं ईयू के अंदर, 27 मेंबर जो हैं, उनके पास में पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। उन्हें भी पता है कि ये हमारे लिए भी घातक होगा, हमें भी इकोनॉमिकली हार्म करेगा, और जो सपोर्ट हमें यूक्रेन में यूएस की तरफ से मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इन्होंने ये स्टेप लिया, अगेन आई एम सेइंग यू, अगर इन्होंने ये स्टेप लिया, यूनाइटेड स्टेट्स का अगला स्टेप होगा कि जो भी टेक्नोलॉजी हम यूरोपियन यूनियन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वो डेटा प्रोटेक्शन हो या फिर आप डिफेंस सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी चीज हो, वी विल नॉट प्रोवाइड देम। एंड दैट विल बी ब्रूटल फॉर ऑल द यूरोपियन नेशन, बिकॉज यूरोपियन नेशन बहुत बुरी तरीके से डिपेंड करते हैं यूएस के ऊपर। और ये मैं बार बार कहता हूं, आने वाले 20 to 30 ईयर्स में, if we are not, we means India, if we are not going to be independent in each and every aspect, it is going to be brutal. I am telling you this. जब चाइना सबसे बड़ा थ्रेट खड़ा होगा हमारे सामने, आज मैं कह रहा हूं, जब चाइना सबसे बड़ा थ्रेट खड़ा होगा इंडो पैसिफिक रीजन में, और यूएस हमें यह बोलेगा कि आपको चाइना के अगेंस्ट खड़ा होना है, और अगर उस टाइम पे आप नहीं हुए तो इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर आएगा ना, जो टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी ट्रेड है, हर एक जगह, जैसे डिफेंस डिपेंडेंसी, कोई भी डिपेंडेंसी है, हर जगह वार किया जाएगा। तो प्लीज वी नीड टू एंश्योर दैट कि हम डिपेंडेंट बने इस चीज में। आई गेटिंग? इसीलिए फिर उसके बाद में नेटो सेक्रेटरी भी बोलते हैं कि मैंने बात करी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन ग्रीनलैंड में चल रही है, हम इस पे काम करते रहेंगे, और जो डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होने वाली है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी विजिट कर रहे हैं, तो वहां पे मैं इनसे बात करूंगा एंड आइडेंटिफाई करूंगा कि हम कैसे इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। उससे पहले अनअकैडमी लेके आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज ओनली इन 1999। यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं, एजुकेटर्स के द्वारा दिए जाते हैं। यूपीएससी से अलाइन क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस आपको मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, और हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन आप 24,999 में हमारे साथ आप चल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।